चलो यार स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है? अरे बस कनेक्ट हो गए। कनेक्ट हो गए, गायब तो नहीं हो गए? नहीं सर। मतलब आवाज आ रही है, सही है। चलो सर, 40 हो गए, क्लास करना है तो स्टार्ट करें। अब इसमें हमने लास्ट टाइम जो है वो इफ एल्स की स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट की थी, यानी कि सिलेक्शन कंट्रोल कंस्ट्रेंट्स या कंस्ट्रक्ट्स जो है वो हमने देखे थे। सिलेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं हम अपने कोड के अंदर, कि कोड का कौन सा सेक्शन जो है वो सर उस्मान भाई। हाँ हेलो। हाँ हाँ। लोगों आवाज आ रही है? उस्मान भाई। हाँ बोलो। सर हाँ सर मैं कह रहा था मेरा है ना FCS का वो क्विज है तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सही है सही है। ओके। इस टाइम वैसे कोई, सॉरी इस टाइम किसने रख दिया कोई? सर। FCS हाँ हाँ, लेकिन रखा किसने? सर नजीब। अच्छा चलो सही है। जाओ। ओके। ठीक है। सिलेक्शन कंट्रोल कंस्ट्रेंट्स कंस्ट्रक्ट्स हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया था। इसके अंदर हम लोगों का इफ एल्स और स्विचेस स्टेटमेंट जो होती हैं वो हमारे कोड के फ्लो को कंट्रोल करती होती है। मतलब हमारा कोड जो है वो अभी कंटिन्यूटी में रन कर रहा है, अचानक से कोई स्टेटमेंट आई इफ की या स्विच की, तो वो डिसाइड कर रहा है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड लाइन वाइज ही रन करते रहो, अगर फॉल्स है तो सर जंप आपकी कर आवाज़ जाओ। क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं है? अब आ रही है आवाज? यस सर, अब ठीक है। चलो सही है। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर लास्ट टाइम आपने एक असाइनमेंट दी थी तो सर उसमें जो एक वैल्यू थी वो एक्सपोनेंट में लिखनी थी। जैसे के की हाँ, वैल्यू थी और जी की वैल्यू थी सर, वो आपने बताया नहीं किस तरीके से लिखेंगे। मतलब एक्सपोनेंट की वैल्यू मल्टीपल जीरोस एंटर कर दूं? सर मतलब समझ नहीं आया कि पावर कैसे लगाएंगे उसकी। जैसे आपने जैसे स्क्वायर है, आर के ऊपर स्क्वायर है रेडियस का, तो वो तो आर हाँ मल्टीप्लाई बाय आर लिख देंगे। अगर हाँ। 10 एक्सपोनेंट की पावर -19 है तो उसको किस तरीके से टाइप करें। यार उसको टाइप करने का तरीका मुझे जो याद है शायद कैप से हो जाएगा काम। लेट्स से 10 सर कैप कैप से नहीं हो रहा सर काम। 20। अच्छा, इससे नहीं हो रहा काम। तो नो सर। फिर एक है मैथ डॉट एच, ये इंक्लूड करवा लो। ठीक है, हैश इंक्लूड पीछे लिखा हुआ है, सर मैथ डॉट एच। ये तो इंक्लूड करवाया है अच्छा, इसके ये बगैर। इंक्लूड करवाने के बाद POW एक फंक्शन होता है इसके अंदर, पावर का। ठीक है, तो 10, 5, तो ये इसका मतलब होगा, यानी कि तुमने अगर ये लिखा है ना तो इसका मतलब होगा 10 की पावर 5। ठीक है, 10 बेस है, शुरू में बेस आता है और बाद में कॉमा के बाद जो है वो पावर है। ठीक है, बेस कॉमा पावर। ठीक है, तो ये फंक्शन ये क्या करेगा, इस तरीके से इसको लिख देगा या कैलकुलेट करेगा इसको, और इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो तुम किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लो, एक्स या वाई या जेड। ठीक है। ओके सर। सर सर और ये मतलब लाइब्रेरी के बिना तो नहीं होगा ना, एक्सपोनेंट अगर के हम लिए यही मैथ की चीज डॉट यूज एच। करेंगे ना। यार एक मिनट, एक बंदा एक वक्त में बोले जरा। हाँ, क्या रिपीट करना? सर मैं बोल रहा हूँ कि मतलब एक्सपोनेंट के लिए यही वैल्यू यूज होगी ना, इसके अलावा तो कोई नहीं यूज करेंगे ना। जैसे पावर का जो फंक्शन है यही फंक्शन होगा ना यूज। यार मुझे अभी तो यही याद आ रहा है जिससे ये तुम्हारा काम तो हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी यार होते हैं कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी कुछ। शायद मैं मैटलैब में ही ज्यादातर कोडिंग करता सर रहता हूँ तो इसमें वैसे यही होता है। लगाया यही है, लेकिन किसी और से पूछ के लगाया था तो मैंने इस वजह से मैंने बोला सर से कंफर्म कर लूं। नहीं नहीं, वो कोई इशू नहीं है, अगर किसी से भी पूछा है, गूगल से सर्च किया है, मतलब मेरा भी यही होता है, कहीं पे फंस जाता हूँ तो पावर किस तरीके से अप्लाई करेंगे ये गूगल पे सर्च किया, वहां पे कोई एक लाइन वगैरह यहाँ आ गई या कोई कोड की एग्जांपल आ गई,
तो उस एग्जाम्पल में से बस वो लाइन कॉपी कर ली, जैसे कि ये वाली लाइन उसमें लिखी हुई होगी कहीं ना कहीं, जिससे मुझे साफ पता चल गया दिख के कि ये पावर लगा रहा है यार कोड के सर अंदर, गूगल में तो ये वहां से इशू कॉपी होता कर है लिया। कि हम लोगों ने कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ी भी नहीं होती, वो उस तरह के फंक्शंस यूज़ कर रहे होते हैं जो हमें समझ नहीं आती कि किस कहाँ से मतलब आ हाँ रही हाँ है, हाँ कुछ चीज़ें हमने यार, पढ़ी भी नहीं होती। ये जो होते हैं ना ये तो सिंपल फंक्शंस हैं, इसको देख के ही समझ में आ जाता है, ठीक है। तो गूगल के ऊपर जब सर्च कर रहे हो ना तो आखिर में ये भी लिख दिया करो कि सी का कोड, क्योंकि लैंग्वेजेस जो हैं वो इसके बाद की और भी बहुत सारी हैं, तो हो सकता है वो सी शार्प या जावा वगैरह का कोई दिखा दे, या इसके अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, पाइथन या और उनमें से किसी का नहीं दिखा दे वो। तो हमें हमारा मेन फोकस तो सी या सी प्लस प्लस है। तो सी और सी प्लस प्लस ऑलमोस्ट सेम है, बस उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आ जाती है प्रोग्रामिंग जो है सी प्लस प्लस के अंदर, लेकिन स्टाइल जो होता है लिखने का और फंक्शंस वगैरह वो सारे वही है सी वाले ही, ठीक है। तो सर खैर, स्कैन और उसके लिए प्रिंट के लिए भी मेरे ख्याल में चेंज होते हैं ना फंक्शंस वगैरह। सी इन सी आउट यूज होता है ना। हाँ सी इन सी आउट यूज होते हैं बिल्कुल। यस सर। सी इन सी आउट बहुत आसान है, मतलब उसमें कुछ, सर वही है, वो सब कुछ तकरीबन सेम ही है सब। हाँ वही है, उसमें अच्छा कोई सर, नई एक चीज नहीं सॉरी, है। एक इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, वो आपने जो होमवर्क दिया था ना लास्ट, यही वाला जिसकी बात कर रहे थे अभी, कैलकुलेटर बनाने का, और वो फॉर्मूलाज इम्प्लीमेंट करने थे, वो वाला। सर मैं असल हम्म। में आज मैं उसको मतलब मैंने कल देखा था वो करने का, और जो है वो आज लेके बैठा मैं उसको, तो मतलब जब भी मैंने कल किया ना एंड में, तो सबमिट करवाते वक्त मैंने देखा नहीं, एंड में देखा था बिल्कुल कि जो है वो हार्ड कॉपी पे करना था, और मैंने वो जो है वो स्क्रीनशॉट लगा दिया था उसका, जैसे बाकी सब में लगाया था। क्योंकि मैं निकला हुआ था बाहर, आउट ऑफ द सिटी था मैं उस वक्त, मेरे पास चीजें नहीं थी, मेरा लैपटॉप था, तो मैंने कर दिया था वो। तो उसका इशू यार तो नहीं कोई होगा इशू सर? नहीं, स्क्रीनशॉट मतलब तुमने पीडीएफ ही बनाया ना, कंप्लीट कंबाइन करके। स्क्रीनशॉट, हाँ पीडीएफ ही है सर, असल में वो स्क्रीनशॉट में जो है वो कोडिंग भी नजर आएगी, वो भी उसका रिजल्ट भी जो, रिजल्ट भी, हाँ यार हाँ कोई इशू नहीं, कंपाइल मैं करने। कर लूंगा चेक, वो इशू नहीं है अभी, ठीक है। ओके सर सर, उसके थैंक यू। अलावा सर कल जब सबमिट करवा रहे थे तो शायद एलएमएस अपडेट हो रहा था, कुछ हो रहा था, उसकी वजह से आधा घंटा तकरीबन लेट हो गई थी। यार तो वो इशू नहीं है यार कोई, ओके सर, थैंक डेट यू। का तो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, तुम लोगों के मसले बहुत सारे छोटे छोटे से, जो कोई मसले ही नहीं है। सर हाँ, एक और सर आ आपने गया। मेरी 3 एब्सेंट, सर आपने मेरी 3 एब्सेंट्स मार्क की हुई है सर। यार ये एब्सेंट का 1 मिनट यार, रिकॉर्ड अपना लेक्चर। तो सिलेक्शन कंट्रोल के अंदर इफ एल्स ये हम लोगों ने देख लिया था। इफ के अंदर हम लोगों ने उसकी जो कोडिंग का वो होता है स्टाइल, क्या कहते हैं, सिंटेक्स कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो सिंटेक्स हम लोगों ने उसका एक्सप्लोर कर लिया था कि किस तरीके से लिखते हैं। उसके अलावा फिर उसका फ्लो चार्ट, मतलब किस तरीके से बनाया जाता है फ्लो चार्ट एक इफ एल्स का। तो उस इफ एल्स के फ्लो चार्ट के अंदर डायमंड की शेप जो होती है, उस शेप के अंदर जो कुछ भी लिख रहे होंगे तो वो कंडीशन चेक करने की वो शेप है, ठीक है। जब भी कंडीशन चेक करनी हो तो ये लगा दिया हमने, और ये सारी चीजें डिस्कस हो गई थी। इसके अलावा एक एग्जाम्पल देख ली थी, एग्जाम्पल किस चीज की थी, इवन ऑट की। इवन ऑट के अलावा फिर हम लोगों ने एक नेस्टेड इफ एल्स हम लोगों ने देखा था, और उसकी एग्जाम्पल कौन सी एक्सप्लोर की थी हम लोगों ने, ये वाली ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। ये चीज भी हो गया। लीप ईयर का एक एग्जाम्पल देखी थी, लीप ईयर भी आसान तरीका। ये जो एग्जाम्पल इधर जिसने की हुई है, तो ये तो कुछ ज्यादा ही लंबा कर दिया है बंदे ने, डायरेक्ट से 4 से उससे ले लिया जाए, यानी कि सिर्फ ये लिख दिया जाए ना तो भी हो जाएगा काम, इसको करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो बस इसके अंदर हुआ क्या, जब 4 से कर रहे होगे तो तुम लोगों को प्रोसेसिंग स्पीड जो है ना वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, लेकिन पीसी के अंदर गीगा वगैरह के प्रोसेसर्स होते हैं तो पता नहीं चलेगा प्रोसेसिंग स्पीड में क्या फर्क आया। और अगर माइक्रो कंट्रोलर वगैरह पे भी कर रहे हो तो उसमें भी 20 मेगा इस टाइप की स्पीड्स होती हैं, तो उसमें भी नहीं पता चलता इतना। ये सिंपल से टास्क है। तो खैर ये जो 3-4 लाइनें लिखी हैं ये लिखने की जरूरत नहीं थी इस एग्जाम्पल में। खैर एक ये एग्जाम्पल भी देख ली थी। फिर इसके अलावा हम लोगों ने और क्या किया है, इसके अलावा हम लोगों ने स्टेटमेंट एल्स स्टेटमेंट, हाँ कंपाउंड स्टेटमेंट्स ये नहीं देखा था हम लोगों ने, चलो इसको भी देख लेते हैं। अच्छा जी,
बंदे का हम लोगों को इस एग्जांपल के अंदर जो है मेन, लेट्स से मैं एक एग्जांपल अलग से ही ले लेता हूँ कि मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, यूजर से इनपुट लेना चाह रहा हूँ कि यूजर की एज कितनी है, ठीक है, और एज के रिस्पेक्टिव फिर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसका मतलब किस ग्रुप में वो लाई करता है, या ओल्ड एज में कुछ मौजूद है बंदा, ठीक है, तो उसके सर आपकी आवाज कट रही है। इंटरनेट थोड़ा सा इशू कर रहा है। अब आ रही है सही आवाज? यस सर। सर वहां से बता दे जहाँ से आपने बोला था एज इनपुट लेंगे। हाँ, एज इनपुट ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो इन मैंने कर लिया एज, ठीक है। एज इनपुट करने के बाद फिर मैं क्या चाह रहा हूँ यार, मैं डिसीजन लेना चाह रहा हूँ कि जिस बंदे ने ये अपनी एज एंटर की है तो वो उसका एज ग्रुप कौन सा है, या तो वो बच्चा है, ठीक है, या तो वो मिडिल एज में है, ठीक है, और या फिर वो ओल्ड एज में, ठीक है, तो मैं BMO लिख रहा हूँ सिर्फ शॉर्ट फॉर्म। तो किस एज ग्रुप में वो लाया कर रहा है, सिर्फ ये 3 ही देखते हैं, बाकी ये इतना लंबा कौन देखे, छोड़ो, सही है। तो 3 एज ग्रुप के अंदर अब मैं क्या चाह रहा हूँ यार, उस एज के वाइज डिसीजन लूँ, ठीक है, तो ये डिसीजन लेने का काम तो मेरा इफ से ही हो सकता है। तो मैंने क्या करना है, एज को चेक करना है, एज अगर लेस देन है लेट्स से 18, तो वो बच्चा ही है यार, ठीक है, और अगर 18 से ग्रेटर और एज जो है ग्रेटर देन 18, अच्छा, रबर की तो होता है यार इसमें, ये ना, और पेन कहाँ है, पेन ये ना, अच्छा, एज 18 से ग्रेटर हो, ग्रेटर देन 18, ग्रेटर और इक्वल भी लगा देता हूँ मैं लेट से, ठीक है, तो एज ग्रेटर नहीं, लेस हुआ यार, एज जो है वो लेस देन 18 तो चलो हो गया, इसमें मैंने प्रिंट करवा दिया ये बच्चा है। अच्छा, फिर मेरे ख्याल से बिल्कुल बच्चा प्रिंट करवा दिया मैंने, ठीक है, और फिर इसके बाद मैंने क्या चेक किया, एज जो है अगर ग्रेटर इक्वल 18 है तो मेरे पास क्या प्रिंट हो, वो कोई मिडिल एज ग्रुप में आ चुका है, ठीक है, तो M मैंने सिर्फ प्रिंट करवाया है। अच्छा जी, 18 से ग्रेटर, लेकिन कितना ग्रेटर, 60 70 80, तो वो बीच में कोई लिमिट आनी चाहिए ना, तो वो लिमिट लगाने के लिए मैंने क्या लिखना है, एंड, ठीक है, ये भी कंडीशन ट्रू हो और ये भी कंडीशन ट्रू हो जाए, और मैं उर्दू वाला बोल रहा हूँ, इंग्लिश में वो एंड होता है, ठीक है, तो एंड 18 से ग्रेटर हो एंड एज जो है उसकी होनी चाहिए लेट्स से 35 से कम हो, ठीक है, तो 35 या 40 कह देते हैं, ठीक है, तो 40 से अगर कम है तो वो मिडिल एज ग्रुप में है, ठीक है। अच्छा, ओल्ड एज ग्रुप का फिर बता देते हैं आखिर में, तो एज जो है वो ग्रेटर देन 40 अगर हो जाए तो वो ओल्ड एज ग्रुप में आ गया लेट्स से, ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गए। अच्छा, इसमें कंपाउंड इफ स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पे जो मैं इफ की स्टेटमेंट लिखी है ना, ये इफ लगाया एज 18 लिखा, एक और इफ लगाया मैंने एज 40 से कम, ठीक है, क्या यार, और प्रॉपर ये ना, एज जो है वो लेस देन 40 हो जाए, ठीक है, और ग्रेटर देन 18, ठीक है, तो ये मैंने एक और इफ की स्टेटमेंट लिखी जिसके अंदर मैंने कंपाउंड वाला बिहेवियर इस्तेमाल किया। कंपाउंड का मतलब दो कंडीशंस आपस में एक साथ ट्रू होंगी तब जाके मेरे पास ये नीचे वाली कंडीशन, नीचे वाला कोड चलेगा। अगर ये दोनों ट्रू नहीं है, लेट से वो 18 से ग्रेटर तो है, ये वाला ट्रू तो हो गया लेकिन ये वाला फॉल्स है, ठीक है, यानी कि 40 से वो कम नहीं है लेकिन, ठीक है, 40 से ज्यादा है, 18 से तो ज्यादा ही है क्योंकि 40 से ज्यादा है, तो लेट से मैंने एज जो है वो 60 एंटर की थी, तो वो 60 जो है वो 18 से ग्रेटर है, ये वाला तो ट्रू हो गया, ठीक है, ये वाला जो है वो ट्रू नहीं होगा क्योंकि ये लेस देन 40 नहीं है, 60 जो था, तो ये वाला फॉल्स हो गया, तो ये नीचे का कोड नहीं चलेगा, सिर्फ इसके ऊपर आ गया फिर मैं डायरेक्टली एज 40 से ग्रेटर और ग्रेटर इनफाइनाइट तक जितना भी है, 100 70
ठीक है। तो जो कुछ भी है वैल्यू एज की, तो उसमें मैंने क्या प्रिंट करवा दिया, ओल्ड। तो ये होती है यार कंपाउंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, इफ के अंदर मैं कंपाउंड कुछ इस्तेमाल कर रहा हूँ, दो डिफरेंट कंडीशंस एक साथ। ठीक है, एंड के अलावा और भी हो सकता है, ये इंग्लिश वाला और है। ठीक है, तो और का मतलब क्या है, या तो ये हो या तो ये हो, कोई भी एक ट्रू हो जाए ना तो नीचे वाला रन कर देना। ठीक है, उसमें फर्क नहीं है। ठीक है, सर अगर नॉट तो तो यूज नहीं कर सकते ना इसमें, या कर सकते हैं? नॉट भी यूज कर सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन में नहीं, कम से कम। बाकी अगर कोई हो तो उसके अंदर बिल्कुल यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग तुम लोगों का वो है क्या सिनेरियो वगैरह। ठीक है, तो उसके ऊपर नॉट के लिए डिपेंड कौन सा करेगा साइन कि यूज होता है, ये बता सकते हैं? नॉट के लिए ये यूज एक्सक्लेमेशन होता है, होता है ना। इसको सर कहते हैं थैंक ना। यू। सही है, तो ये हो गया हम लोगों का कंपाउंड इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड थोड़ा सा। सर सर ये स्टेटमेंट्स वगैरह तो फिर भी मतलब सिंटेक्स वगैरह तो फिर भी समझ में आ गए हैं, लेकिन लॉजिक बनाने की टिप्स देना सर। यानी कोई भी प्रोग्राम हमको बनाना है तो उसकी हाँ लॉजिक हम किस तरह से बनाना स्टार्ट करें, वो उसका एक आइडिया हो जाए ना तो इजी हो जाए, क्योंकि सिंटेक्स तो यार, आ गया। यस सर, ये बात बता दे कुछ लॉजिक की। यार लॉजिक तो भाई ये कोई सिखा नहीं सकता, सीधी सी बात है। सर मतलब टिप्स इसको तो बस दे तुमने सकते हैं लॉजिक मेकिंग की। खुद ही से ब्रेक करना है अपने जो भी सवाल गिवन है ना। लेट से अभी मैंने सवाल क्या दिया था यार, जो मेरा सवाल था वो ये थे कि एज जो है उसको मैंने डिस्टिंग्विश करना है कि वो किस एज ग्रुप से आ रहा है बंदा, जो जिसने भी एंटर किया है यूजर ने, तो वो किस एज ग्रुप में लाई कर रहा है। तो ये मेरे पास एक सवाल था, तो मैंने अपने आसानी के लिए, अगर सवाल के अंदर गिवन नहीं है तो मैंने बता दिया यार 3 एज ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, पहला एज ग्रुप क्या हो गया यार, छोटा सा बच्चा है। ठीक है, कोई मिडिल एज ग्रुप में या ओल्ड एज ग्रुप में। ठीक है, तो ये 3 मैंने बना दिया खुद से ही। तो ये कैसे लॉजिक बनाई, मैंने सवाल को रीड करते हुए खुद ही से मैंने ये 3 वो बना दिए ग्रुप्स। अब इसकी कुछ कंडीशंस रखनी है। ठीक है, तो वो कंडीशंस मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूँ यार, लेस देन लेट से 18 है अगर, वरना सवाल के अंदर पूरा गिवन होता है ये चीजें भी कि 18 से कम है तो उसको इससे डिनोट करो तुम लोग, या इसके दरमियान है तो वो कंडीशंस की स्टेटमेंट लिखी हुई होती है। ठीक है, जो भी अगर आएगी। तो खैर, तो इस सवाल के लिहाज से मैंने इसलिए बना दिया ये। और जो मिडिल एज ग्रुप था, 18 से ग्रेटर इक्वल और लेस देन 40। ठीक है, एज जो है बंदे की, ये था लिखा हुआ। अब इसको तुम लोगों को कन्वर्ट सिर्फ करना है जो सिंटेक्स है उसके अंदर, इन टर्म्स ऑफ सिंटेक्स क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम लोगों ने ये इनिशियली लिख लिया ना, ये जो है सूडो कोड, इसको कहते हैं सूडो कोड। तो ये अगर तुम लोगों ने लिख लिया तो आगे का काम तो आसान है। इसके बाद तुम लोगों ने बस ये चेक करवाने के बाद तुम लोगों ने प्रिंट करवाना है। प्रिंट लिख दिया, प्रिंट लिख दिया सूडो कोड के अंदर, तो बी, ओ सॉरी एम। ठीक है, और इस वाली के कंडीशन चेक करने के बाद प्रिंट करवा दिया मैंने ओ, ओल्ड एज ग्रुप, लेट से ओल्ड प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो जो भी है तुम लोगों को बस ये आना चाहिए कि सूडो कोड या जो भी सवाल गिवन है ना, उसको आराम से मैं ब्रेक किस तरीके से करूं, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, तो जितना तुम लोग ब्रेक कर सकोगे उतना तुम लोगों को फ्लो समझ में आएगा, कोड का क्या चल रहा है, कहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे किधर जाना है, कौन सी स्टेटमेंट यूज करनी है, कौन सी नहीं करनी। ठीक है, तो ये फ्लो जो है ना, वो स्टार्ट समझने से पहले तुम लोगों को बस मेन सूडो कोड वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो खैर, ये एक और है इफ, यूज ऑफ नॉट एंड नेस्टेड इफ। ठीक है, तो नॉट इक्वल्स टू, इसका मतलब है एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये वाली कंडीशन लेट से मैंने पहले चेक की कि एक्स इक्वल्स टू 2 है, तो ट्रू आ जाता है लेट से, तो कोड के अंदर जाएगा। ट्रू नहीं आता तो कोड के अंदर नहीं जाएगा, अगर ये मेरे पास नॉट नहीं लगा हुआ। ठीक है, अभी हम नॉट नहीं लगा हुआ, तो मैं चेक कर रहा हूँ यूजर ने इनपुट किया, यूजर ने लेट से इनपुट किया 2, तो ये इस कोड के अंदर चले जाएगा 2 एंटर करने के ऊपर। ठीक है, तो लेट, ये कोई एग्जांपल थी जिसके अंदर 2 ये अजीब सवाल सा के अंदर। सिंटेक्स नहीं लिखा हुआ था इसमें पहले से, वो लगाया हुआ था बंदा एक्स एक्सक्लेमेटरी और उसके बाद इक्वल्स टू 2 लिख दे तो भी नहीं नहीं नॉट नहीं, इक्वल्स ये टू सिंटेक्स आएगा। बिल्कुल ठीक है।
कोई इशू नहीं है उसका। तो मतलब ये तो सही है, लेकिन इसके अलावा अगर शॉर्ट में लिखना चाहे तो 2 दफा इक्वल्स टू लगाने की जगह एक दफा पे नॉट लगा दे, एक में इक्वल्स टू लगा दे, वो भी नॉट इक्वल्स टू ही होता है। हाँ, ये आगे बताया हुआ है इन्होंने, x नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक है, सेम है। तो सर ये डबल इज इक्वल टू क्यों लगाते हैं? डबल इक्वल्स टू इसलिए लगाते हैं, ये जो मैंने सिंगल इक्वल्स लगाया ना, इसका मतलब क्या है, 2 जो है वो उठ के x के अंदर चला गया, उसकी वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। तो वैल्यू इंसर्ट होना तो चेक तो नहीं हुआ ये कोई, कि मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ, ये तो मैंने वैल्यू इंसर्ट करवाई है। तो चेक करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल इक्वल्स टू लगवाते हैं जब भी चेक करना हो कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं। इस वाले कंडीशन में ये जो अभी मैंने सर्कल बनाया है, इसके अंदर जो है ये चेक नहीं कर रहा लेफ्ट और राइट साइड को, ये सही है असाइन सर, कर रहा समझ है, गए। ठीक है। तो असाइनमेंट अलग चीज होती है और चेकिंग अलग चीज होती है, ठीक है। तो लेट्स से एग्जांपल के तौर पे किसी यूजर ने एंटर कर दिया 2 तो x के अंदर, तो ये कोड रन हो जाएगा क्योंकि मैंने अभी नॉट नहीं लगाया हुआ, क्योंकि 2 था, x की वैल्यू यूजर ने एंटर भी 2 की थी, कोड के अंदर इफ के अंदर चला गया और उसने जो भी काम करवाना था x से रिलेटेड वो उसने कर दिया। अब लेट्स से इधर नॉट की कंडीशन लगी हुई थी, तो क्या होगा, एक्स यूजर ने एंटर अभी भी 2 ही किया है, लेकिन अब कोड के अंदर एंटर नहीं हो रहा, मतलब इन्वर्टेड बिहेवियर होने लग गया मेरे कोड का। तो सिर्फ नॉट ये करता है और कुछ नहीं करता। सब डिपेंड करता है तुम लोगों का सवाल क्या है। तो वो सवाल जो है वो आ जाएंगे तुम लोगों के जब असाइनमेंट वगैरह या बुक की कोई एग्जाम्पल देखेंगे तो, ठीक है। तो ये एक और एग्जाम्पल है, डेज को नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो लेट्स से यूजर से मैंने इनपुट लिया कि डे मतलब कोई नंबर एंटर करे और प्रिंट में उसके रिस्पेक्टिव कोई डे आ जाए, ठीक है। तो 0 जब बंदा एंटर कर रहा है तो संडे लिखे हुए आ जाए, ठीक है। तो ये सवाल लेट से कोई आ जाए तो उससे रिलेटेड फिर इस टाइप का कोडिंग होगी। अब इसके अंदर हमें डे पता है कि मैक्सिमम जो है वो 7 डेज हो सकते हैं, 0 से 6 तक या 1 से 7 तक, ठीक है, जो तुम लोग लेके आगे बढ़ना चाहो, ठीक है। तो इसके अंदर फिर हमको लिमिट लगानी पड़ेगी, कोई यूजर जो है वो एंटर कोई गलत नंबर ना कर दे, ठीक है। लेट्स से 21 एंटर कर दिया उसने, अब 21 तो कोई डे को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो आखिर में जो है ना कंडीशंस ऐसी होनी चाहिए कि वो सारी इंक्लूड हो जाए कंडीशंस, ठीक है, जितनी पॉसिबिलिटीज है ना वो सब इंक्लूड होनी चाहिए, कोड ऐसा हो, ठीक है। तो कोड के अंदर अब यूजर जो भी एंटर करेगा, लेट से -1 एंटर कर दिया, तो -1 एंटर किया, फॉल्स हो गई ये वाली कंडीशन, फॉल्स हो गई ये वाली कंडीशन भी, फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। इस कंडीशन ट्रू होने के ऊपर इसने क्या प्रिंट कर दिया, एरर या इनवैलिड डे यूजर ने एंटर किया, ठीक है। तो एक सर एरर प्रिंट हो गया मेरे पास। सर क्या अगर ये जो लास्ट में हम लोगों ने कंडीशन लिखी है इसकी जगह जस्ट एल्स लिख के और प्रिंट एरर या इनवैलिड डे लिख दें तो चलेगा? बिल्कुल, तब भी चलेगा। इससे क्या हो गया, इससे लिमिट हो गया। आ, तुम लोग यूजर से जो भी एंटर करवाओगे नंबर शंबर, तो उसके लिए क्या यूज करोगे, स्कैन एफ, है ना। यस स्कैन एफ सर। यूज करोगे, कोई परसेंटेज डी लिखोगे एंड और ए लेट से एग्जांपल थी या डे, ठीक है, ये तुम लोगों का वेरिएबल है, ठीक है। तो तुम लोगों ने कुछ ये कर दिया। अब यूजर को कौन रोक रहा है, जब प्रॉम्प्ट आएगा कि कोई एंटर करो नंबर शंबर, तो कौन रोक रहा है भाई, मैं एंटर कर दूं ए, कोई भी नहीं रोक रहा कैरेक्टर एंटर करने पे मुझे, ठीक है। तो कैरेक्टर एंटर करने के ऊपर कोई एरर नहीं आ रहा है इस कोड से, तो ये कोड जो है वो कंप्लीट नहीं है। इस कोड के अंदर ये भी लिखा हुआ आना चाहिए कि बंदे ने यार कैरेक्टर तो एंटर ना करे। तो उसको हैंडल करने के लिए ना बेस्ट यही है, एल्स लिख दे बंदा, ठीक है। अगर बहुत सारे एल्स चल रहे हैं तो उसमें आखिर में एक एल्स लिख दिया जाए तो तमाम कंडीशंस जो है वो ट्रू हो जाएंगी। इनके अलावा के ऊपर, इनके अलावा अगर मैं कोई एंटर कर दूं, लेट्स से किसी यूजर ने यार ब्रैकेट एंटर कर दिया, कर्ली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट एंटर कर दिया, ठीक है, स्टैरिक का बटन एंटर कर दिया, ठीक है। तो इन कंडीशंस के ऊपर मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा था जो अभी कोड लिखा हुआ था। तो इस इफ को हटा के एल्स कर देने से मेरे पास क्या होगा, इफ इसको हटा के मैं
एल्स कर दूं तो ये कंडीशन भी नहीं लिखनी पड़ेगी, और तमाम किस्म के इनपुट्स पे, लेट्स से मैंने 21 एंटर किया है तो उसके ऊपर भी मेरे पास इनवैलिड डे या इनवैलिड एंटर, इनवैलिड नंबर एंटर या इनवैलिड कैरेक्टर एंटर, उस टाइप के कुछ एरर्स वगैरह प्रिंट हो जाएं। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अच्छा, इसी तरीके से एक और एग्जांपल हो सकती है तुम लोगों की, इसी से रिलेटेड। कोई बंदा तुम लोगों को ये बोल दे यार, अल्फाबेट्स में से वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, यही कहते हैं ना, जो भी कहते हैं, तो वॉवल्स या कॉन्सोनेंट्स, इन दोनों में से कौन सी चीज है जो बंदे ने एंटर किया है कैरेक्टर, वो पहचानना है, इसका कोड लिखना है मैंने। तो मुझे पता है यार, मैंने 5 दफा इफ लगाने, उसके अंदर इफ में क्या लिखना है, पहले इफ में ए है, ई, आई, ओ, यू, इन इफ के ऊपर मैंने बता देना यार वॉवल है ये सारे। ठीक है, एल्स के ऊपर एल एस सी, एल्स के ऊपर तुम लोगों ने लिख दिया कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर अब एक इशू है, किसी बंदे ने अगर 1 एंटर कर दिया तो क्या होगा, एल्स के ऊपर तो ये लिखा हुआ आ गया। अब तुम लोग ये तो नहीं कर सकते एल्स ना लिखो और भी बहुत सारे इफ लिखो पूरे 26 कैरेक्टर्स के लिए, और उन सब के ऊपर डिफाइन करो एक एक करके कि ये सारे जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ऐसा तो नहीं कर सकते, उससे ज्यादा बेहतर तो यही है कि तुम लोग एल्स ही लिख दो। इनके अलावा बंदे ने कुछ एंटर किया है तो एल्स में आ गया मेरे पास कि वो कॉन्सोनेंट्स हैं, इन कंडीशंस के ऊपर सिर्फ आएगा वॉवल्स है। ठीक है, तो बाकी के नंबर्स को क्या करोगे तुम लोग, किस तरीके से फिर हैंडल करोगे? मतलब लेट से बंदे ने 1 एंटर कर दिया, बंदे ने कर्ली ब्रैकेट एंटर कर दिया, तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा? ना वोवल है ना वो कॉन्सोनेंट्स है, उसके ऊपर एल्स की वजह से कॉन्सोनेंट्स लिखा हुआ आ जाएगा कि ब्रैकेट जो है यार वो है, वोवल नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत होगा हमारा प्रिंट। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए ना फिर हम लोग किस चीज के ऊपर आते हैं यार, एस की चार्ट, ASCII। ये मैंने शुरू में तुम लोगों को शायद एक टेबल दिखाया था जिसके अंदर तमाम चीजें यानी कि कैरेक्टर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट हुए हुए थे किसी नंबर की फॉर्म में। ठीक है, लेट्स से कैपिटल ए जो है वो 31 होता है, शायद 31 हेक्स होता है, डेसिमल में मुझे याद नहीं। तो इससे तुम लोग फिर पहचान सकते हो कि अगर इन नंबर्स के दरमियान है ना, तो इसका मतलब क्या होगा यार, इन नंबर्स के दरमियान है तो इसका मतलब है अल्फाबेट है, इन नंबर्स के दरमियान नहीं है तो इसका मतलब है बाकी कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स में ब्रैकेट्स, स्टेरिक, कॉमा, पॉइंट, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीजें आ सकती हैं उसके अंदर। अच्छा, मैं जरा एस की टेबल तुम लोगों ने देखा है या नहीं देखा है? नो सर। गुड, हो नहीं सकता वैसे, चलो फिर भी दिखा देता हूँ। तो दिखाएंगे तो पता चलेगा ना देखा है कि नहीं, क्योंकि नाम से तो नहीं पहचान रहे। नाम से नहीं पहचान रहे कोई बात नहीं यार, कोई तमीज का टेबल नहीं है यार, इसको तो क्लियर करो। हाँ, ये आ गया ना, स्क्रीन शेयर, हाँ, मिनिमाइज। हाँ यार, ये दिख रहा है तुम लोगों को? जी सर। यस सर। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो है ना, ए जो है वो 33 वैल्यू रखता है, ओ सॉरी, ए की 65 होती है डेसिमल में। ठीक है, ए की 65 होती है, नॉट का सिंबल जो है उसका 33 होता है डेसिमल में, इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है 34, और हैश का मतलब होता है 35 नंबर। तो तुम लोगों ने क्या करना है, 65 से लेके अगर वो 90 के दरमियान है तो कैपिटल ए है। अगर तुम लोगों के पास कोई कोड आ जाए कि यूजर ने जो कैरेक्टर एंटर किया है वो कैपिटल है कि स्मॉल है, ठीक है, तो तुम लोगों ने बस एस की चार्ट में जाना है और देखना है यार ए स्टार्ट हो रहा है 65 से, तो तुम लोगों ने एफ के अंदर लिख देना है जो यूजर ने एंटर किया है उसकी वैल्यू, रिस्पेक्टिव वैल्यू 65 से ग्रेटर है और लेस है अगर कौन सा था, लेस है अगर 90, तो ये कैपिटल है। और एक और इफ लगाना है, उस इफ के अंदर क्या लिखना है तुमने, 97 से ग्रेटर है और अगर 122 से लेस है, 122 और इक्वल
से लेस है तो हमारा ये स्मॉल कैरेक्टर्स हैं, एल्स कैरेक्टर ही नहीं है। ठीक है, तो तुम लोगों ने बस ये एस की चार्ट के अंदर देखते हुए ये कुछ मेंशन कर देना है। ठीक है, एस की चार्ट, इसके अलावा SCII टेबल जो वैसे दुनिया में दिखते हैं ना वो कुछ इस टाइप के होते हैं। यार वेबसाइट पे क्यों क्लिक हो गया? कुछ इस टाइप के होते हैं यार, ये अगर तुम लोगों को सही से दिख रहा हो। चलो खैर, वैसे जो होता है ना वो इस तरीके का दिख रहा होता है इसकी चार्ट, जो अभी राइट पे दिख रहा है तुम लोगों को। ठीक है, वरना ये भी एक अच्छा वेबसाइट है। खैर, तो इससे रिलेटेड अब तुम लोगों ने अगर यूजर ने एंटर किया है कैरेक्टर तो उसको तुम नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये एक मेन सवाल है जो पूछने लायक है अभी और बताने लायक भी है। तो यूजर से तुम लोग कैरेक्टर कैसे एंटर करवाओगे? यूजर से कैरेक्टर एंटर करवाने के लिए तुम लोग लिखोगे स्कैन एफ, ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमा %C, यही करोगे ना? ठीक है, सर माइक खुला हुआ किसी का सर। एक बंदे का माइक खुला हुआ है, ओए, चलो सही है। बंद करो ना यार इसे। हाँ, मैं क्या बता रहा था? सर अगर कैरेक्टर आ जाए तो कौन सी हाँ, कैसे वैल्यू? मतलब कैरेक्टर को मैं इन टर्म्स ऑफ नंबर किस तरीके से देख रहा हूँ, ये मेन सवाल है। मतलब उसके ऊपर अच्छा वेरिएबल मैंने लेट से ले लिया CHARECTER, ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया कैरेक्टर। इस कैरेक्टर के अंदर यूजर से एंटर करवाया मैंने स्कैनएफ के थ्रू %C से। ठीक है, जब तुम लोगों ने ये कोड चलाया तो तुम लोगों के पास कुछ कर्सर ब्लिंक हो रहा होगा, उसने एंटर कर दिया लेट्स से कैपिटल A। ठीक है, ए किया, एंटर का बटन दबाया, एंटर का बटन दबाने से वो जो है A का कैरेक्टर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल बात समझ में आती है, कोई इश्यूज नहीं है। अब इस A को मुझे रिप्रेजेंट करना है डेसिमल में, यानी कि उसकी वैल्यू 65 है भी कि नहीं है। तो ये कैसे चेक करोगे? तो ये चेक करने के लिए दो तरीके हैं। ठीक है, इफ के अंदर तुम लोग डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, मैं इस वेरिएबल को ना सिर्फ शॉर्ट फॉर्म करके CH कर रहा हूँ यार। ठीक है, CH, क्या CH जो है वो एंटर जो है वो कैपिटल A है। ठीक है, तो डायरेक्टली तुम ये भी लिख सकते हो, डबल कोट नहीं आएंगे, सॉरी, सिंगल कोट आएगा। जब भी कैरेक्टर लिख रहे होते हैं एक ही तो सिंगल कोट आता है। ठीक है, एक काम तो ये हो सकता है और डबल इक्वल आएगा, सही है। तो CH के अंदर क्या कैपिटल A एंटर हुआ है, ट्रू या फॉल्स, को जो भी होगा वो आएगा। लेकिन अगर तुम लोग इन टर्म्स ऑफ इसको डेसिमल देखना चाहो तो कैसे देखोगे? CH इक्वल्स टू 65 डायरेक्टली लिख दो। तो इसका मतलब भी वही है कि ये जो है तुम लोगों का एक कैरेक्टर है जिसका कैरेक्टर 65 किसको रिप्रेजेंट करता था, कैपिटल A को, और CH के अंदर जो रखा हुआ है वो भी कैपिटल A है। ठीक है, और ये दोनों आपस में इक्वल है। 65 भी कैपिटल A होता है, CH के अंदर भी A है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ट्रू आएगा कंडीशन। ठीक है, तो इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, तुम लोग एक दफा ट्राई करना, कि क्या चीज ट्राई करना, प्रिंट एफ स्कैन एफ तुम लोगों ने ये लिख लिया। अब प्रिंट एफ के अंदर ना तुम लोग कैरेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए क्या लिखोगे, %C इन्वर्टेड कॉमा कॉमा CH। ठीक है, ये वेरिएबल लिख दोगे, और जब प्रिंट की कमांड चलेगी तो यूजर ने जो भी एंटर किया था कैरेक्टर वो प्रिंट हो जाना चाहिए, ऐसे ही है ना? हाँ या जी ना? जी सर, जी जी बिल्कुल सर। ऐसे ही है। अगर मैं एक काम करूं, इस %C की जगह ना %D कर दूं, फिर क्या प्रिंट होगा? नंबर्स। फिर उसका उसका बाइनरी इसका नंबर प्रिंट इसका होगा। रिस्पेक्टिव डेसिमल नंबर। ठीक है, %D का मतलब डेसिमल है। ठीक है, तो डेसिमल नंबर इसका रिस्पेक्टिव जो भी है ना वो प्रिंट होगा। तो इसका मतलब है कैरेक्टर जितने भी हैं वो रिप्रेजेंट एज अ डेसिमल भी हो सकते हैं। इसी तरीके से ये उल्टा भी हो सकता है। अगर लेट्स से ये वेरिएबल मैंने इंटीजर का बनाया था और यहाँ पर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ %C के ऊपर, ठीक है, तो वो इंटीजर की वैल्यू जो है वो कैरेक्टर के तौर पे शो हो जाएगी फिर इधर। ठीक है, अगर मैं %D ना लिखूं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? ये उल्टा भी है।
जिस ये तरीके से रन ये मैंने होगा अगर हमने फॉर एग्जांपल कैरेक्टर करके जो है वो स्टार्ट किया है, तो अगर हम हाँ हाँ, परसेंटेज ये सी रन हो की जाएगा। परसेंटेज सी की जगह तुमने परसेंटेज डी लिख दिया ना अगर प्रिंट एफ में, तो ये रन भी होगा, वैल्यू भी शो करेगा, और ए अगर तुमने एंटर किया था तो ए का रिस्पेक्टिव वैल्यू भी दिखा रहा होगा 65 जो कि होती है, तो 65 ही प्रिंट होगा। इसी तरीके से कैपिटल बी अगर तुमने एंटर किया था तो 65 की जगह 66 दिखाएगा ये, ठीक है। तो वो एरर कहीं नहीं आएगा इसमें। और इसी चीजों को हम लोग कहते हैं यार कोड के अंदर बग है कि नहीं है हमारे, ठीक है। तो बग इसी टाइप के ही आते हैं मेनली, कि बंदे ने सर यार वेरिएबल कुछ और बनाया हुआ है, प्रिंट कुछ और करवा रहा है, ठीक है। जैसे ही फ्लोटिंग पॉइंट को मैं परसेंटेज डी में प्रिंट करवा दूं तो प्रिंट तो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, पॉइंट के बाद की सारी वैल्यू इग्नोर कर देगा वो, ठीक है। तो ये इस है तो टाइप के काम की इश्यूज। चीज, लेकिन बंदा डेसिमल क्यों एंटर करेगा बंदा, जब एक अल्फाबेट लिख सकता है तो। डेसिमल, ये अभी मैंने कंडीशन बताई थी ना, सवाल सवाल में क्या था यार, मैं वॉवल्स और वो चेक करना चाह रहा हूँ, तो एल्स में क्या तुम 26 दफा लिखोगे? इफ के 5 दफा तो तुमने वो लिख दिया वॉवल्स के लिए, बाकी के 26 में से 5 कम कर लो, जितने बचे उतनी दफा क्या तुम लोग लिखोगे कैरेक्टर्स कि वो कॉन्सोनेंट्स हैं कि नहीं है? तुम लोग यही करोगे ना यार, आसानी के लिए एल्स बता दिया कि बाकी कॉन्सोनेंट्स हैं, और एल्स बताने से पहले भी एक और इफ लगा दिया कि वो कैपिटल ए और जेड। कैपिटल जेड एंड स्मॉल ए स्मॉल जेड के दरमियान है कि नहीं है, ठीक है। तो ये कंडीशंस लगाओगे ना, तो यानी कि तुम लोगों ने बता दिया 65 से ग्रेटर होना चाहिए और 90 से लेस होना चाहिए, एंड जो दूसरी वैल्यू थी स्मॉल लेटर्स के लिए उससे भी ग्रेटर और लेस होना चाहिए। अगर ये भी कंडीशंस ट्रू हैं तो एल्स चले, वरना ना चले ये वाला एल्स, ठीक है। सर ये स्विच का करेक्टर की कमांड यूज कर सकते हैं हम? स्विच कैरेक्टर मतलब, हाँ हाँ यूज कर सकते हो बिल्कुल। उसके अंदर भी देख लेंगे, ये वाली जो एग्जांपल है ना वॉवल्स वाली, तो स्विच कैरेक्टर्स में ही देख लेंगे हम लोग स्विच केस में। चलो खैर, क्लियर क्लियर ऑल, नीचे आते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं यार स्विचेस के ऊपर। स्विच स्टेटमेंट्स क्या होती हैं हमारी? स्विच स्टेटमेंट जो होती है यार उसके अंदर बस सिंपल सा है, वो स्विच एक स्विच है, ठीक है, जैसा स्विच होता है। ये मेरे पास कोई सिग्नल आ रहा था, करंट आ रहा था, इसको मैं स्विच करना चाह रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, जिसके साथ कनेक्ट करूंगा वो हो जाएगा। कनेक्शन कौन करवा रहा है? कोई वेरिएबल, ठीक है। यानी कि ये मेरे कोड का फ्लो है, कोड इधर से फ्लो कर रहा था, अब फ्लो करते करते कौन सी चीज रन करेगा, यानी कि कोड का फ्लो क्या होता है, पहली लाइन रन करना, दूसरी तीसरी लाइन, जो लाइन वाइज रन कर रहा है उसका फ्लो है। अचानक से अब वो स्विच किधर करे, यहाँ पे पहुंचा तो उसको स्विच दिख गया, तो स्विच किस लाइन पे करे डायरेक्टली, जो कंटिन्यूसली रन है वही करता रहे, या डायरेक्ट जंप कर जाए इसके ऊपर, ये कौन डिसाइड कर रहा है? उस स्विच का एक बटन जो है, बटन की सेटिंग क्या की हुई है, तो वो बटन की सेटिंग कौन है? इस वेरिएबल के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये वेरिएबल जो है, इस वेरिएबल के अंदर मैं जो भी एंटर करूंगा तो उसके रिस्पेक्टिव मैं केस के ऊपर जंप कर सकता हूँ, ठीक है। और सिर्फ वो वाला केस रन होगा और मैं बाहर आ जाऊंगा क्योंकि मैंने ब्रेक लगाया हुआ है, ठीक है। ब्रेक और ब्रेक के बगैर कोड में क्या फर्क पड़ता है स्विच स्टेटमेंट्स में? लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ कि बल्कि उसके ऊपर तो थोड़ा बाद में आते हैं, सिंटेक्स अभी देख लेते हैं कि स्विच का सिंटेक्स क्या होता है। स्विच ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकती है, वेरिएबल, ठीक है, या कंडीशन भी हो सकती है। कंडीशन के अंदर फिर क्या आ जाएगा? दो ही बचेगा, 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। 0 के ऊपर ये वाला काम कर दो, 1 के ऊपर ये वाला काम कर दो, अगर कंडीशन लिखी है तो दो पॉसिबल कंडीशंस होंगी, ठीक है। तो हो कुछ भी सकता है यहाँ पे, वेरिएबल भी हो सकता है, कोई कैरेक्टर भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है। अब स्ट्रिंग क्या होती है वो तो छोड़ो, अभी बाद में देखते हैं। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो वो उसके रिस्पेक्टिव कौन से केस के ऊपर जाए, तो जो एक्सप्रेशन है उसके रिस्पेक्टिव यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी होगा, ठीक है। लेट से ये जो एक्सप्रेशन था, ये वेरिएबल कोई वो था हमारे पास कैरेक्टर, तो कैरेक्टर के अंदर मैंने क्या करना होगा फिर? केस सिंगल कोट ए, अगर ए एंटर हुआ है, केस ए का था, केस इस वेरिएबल के अंदर ए है, तो इस लाइन को रन कर दो, ठीक है। तो ये इस तरीके से रन होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं थोड़ा सा आगे। जो हमारा ये डे वाला था ना, जो कोड एग्जाम्पल,
उस एग्जाम्पल को दोबारा से किया, लेकिन अब इधर क्या कर दिया, स्विच के अंदर ब्रैकेट के अंदर डे लिख दिया इन्होंने, ठीक है। तो केस जो है वो 0, डे के अंदर लेट से यूजर ने 0 एंटर किया था, तो वो प्रिंट क्या कर देगा, संडे, और ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने का मतलब क्या है, वो इस स्विच की कंडीशन यानी कि इस ब्रैकेट से ना बाहर आ जाएगा, और इसके बाद का कोड जो है ना वो रन करने लग जाएगा। लेट से इसके बाद कुछ लिखा हुआ था तो वो रन करने लग जाएगा, इसके पीछे जो कुछ भी लिखा हुआ था उससे लेट से एंटर किया था यूजर ने स्कैनफ और प्रिंटफ की कमांड सी से पहले, तो डे एंटर हुआ, डे की वैल्यू उसने देखी, लेट से 5 थी, तो डायरेक्ट वो जंप कर दिया सबको छोड़ के 5 के ऊपर। 5 की ये दोनों लाइंस रन की उसने, प्रिंटफ करवाया और ब्रेक हो गया। ब्रेक का मतलब डायरेक्टली जंप कर जाएगा यहाँ पर। अगर मैं लेट से तमाम लाइंस के अंदर ना ब्रेक ना लिखूं तो क्या होगा, फिर ये होगा यार ब्रेक मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा। ब्रेक नहीं लिखने पे क्या होगा, लेट से यूजर ने एंटर किया था 0, तो वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा, केस 0 के ऊपर जंप किया उसने, उसने प्रिंट किया संडे, ठीक है। संडे प्रिंट करने के बाद वो अगली लाइन को भी प्रिंट करेगा, प्रिंट एफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। ये सारे प्रिंट करेगा और बाहर आ जाएगा, डिफॉल्ट रन नहीं करेगा लेकिन, ठीक है। एक दफा अगर केस चल गया तो डिफॉल्ट रन कभी भी नहीं होगा, सही है। और अगर कोई भी केस नहीं चला तो डिफॉल्ट रन होता है, ठीक है। तो डिफॉल्ट ही है। ठीक है जी। तो ये वैसे ही है जैसे इफ एल्स के अंदर एल्स होता है ना, बिल्कुल लास्ट वाला, वो लास्ट वाला एल्स तभी चलता है जब तमाम पीछे के इफ ना चले, ठीक है। तो अगर पीछे के तमाम केसेस में से कोई भी केस नहीं चला तो डिफॉल्ट नहीं चलेगा। अब लेट से मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ से ब्रेक जो है वो हटा देता हूँ, तो क्या होगा, 0 एंटर करने के ऊपर तो संडे सिर्फ प्रिंट होता है, लेकिन जब मैं 3 एंटर करता हूँ तो वेडनेसडे से लेके पूरा सैटरडे तक की तमाम लाइंस प्रिंट होती हैं, ठीक है। तो इस टाइप का कोड कब लिखना पड़ता है यार, लेट से कोई एग्जांपल आ गई कोड के अंदर, तो तुम लोगों को कोई सवाल मिल गया, उसके अंदर बोला जाए कि फर्स्ट डे है जो है वो संडे है, ठीक है, वीक का संडे से। अब तुम यूजर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो जो भी डे नंबर एंटर करे उससे फॉरवर्ड तमाम डेज प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो उससे आगे के तमाम डेज अगर प्रिंट करने हैं तो तुम लोग ब्रेक नहीं लगाओगे कहीं पे भी। अब लेट से यूजर ने 3 एंटर किया, तो 3 के आगे तमाम डेज जो है वो प्रिंट हो जाएंगे, तो 3 के आगे वेडनेसडे प्रिंट होगा, थर्सडे प्रिंट होगा, फ्राइडे प्रिंट होगा और सैटरडे प्रिंट होगा, बाकी पीछे के प्रिंट ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो सवाल था ना वो सवाल इससे सॉल्व हो गया डायरेक्टली, ठीक है। यही काम तुम लोग एफएल से भी कर सकते हो, तो वो इश्यू नहीं है, सही है। तो खैर इफ एल्स में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। लेट से बंदे ने 0 एंटर किया तो उस इफ की कमांड के अंदर तुम लोगों को प्रिंट कोई 7 दफा लिखना पड़ेगा, संडे भी प्रिंट हो, मंडे भी प्रिंट हो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। फिर उसके अगला वाला जो एंटर है, यानी कि लेट से 0 एंटर किया था तो ये हो, 1 एंटर किया था तो फिर क्या होगा, ये तुमने 7 दफा लिखा, ये जो है वो 6 दफा लिखना पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि मंडे से लेके सैटरडे तक तुम लोगों को 6 दफा प्रिंट करवाने पड़ेंगे। फिर उसके अगले दफा वाला, यानी कि लेट से इफ 2 है, बंदे ने 2 एंटर किया था, तो 2 वाले में तुम लोगों को 5 दफा कुछ लिखना पड़ेगा कि ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक, ठीक है। तो ये जो काम है इफेल से थोड़ा लंबा हो रहा है, स्विच से ये डायरेक्ट हो जाएगा जो सर सवाल था। दिन प्रिंट कराना ना, अगर इफ में अगर 1 लिखा है सपोज, तो नीचे लिख दें कि प्रिंट प्रिंट कर दे संडे के आगे, जैसे मंडे है तो हाँ मंडे प्रिंट कर दे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट नहीं प्रिंट करेगा। हाँ, वैसे भी कर लोगे तुम, मतलब लिखना तो पड़ेगा ना तुम लोगों को, संडे भी लिखना पड़ेगा, और इस वाले केस में संडे भी लिख रहे हो, SUN, कॉमा मंडे, कॉमा ट्यूसडे, कॉमा वेडनेसडे, या कॉमा भी नहीं लगा रहे तो \n लगा रहे हो, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में अगर प्रिंट करवाना है, तो जो भी है सिंटेक्स एक ही लाइन में भी हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा लिखना पड़ रहा है, और इस दफा में जो लिखोगे इतना बड़ा उसमें एक कम हो जाएगा सिर्फ संडे, फिर दोबारा लिखना पड़ रहा है इतना बड़ा, तो इसमें वो सब नहीं लिखना पड़ रहा, सिर्फ एक दफा डिफाइन कर दिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। ब्रेक हटा दिया तुम लोगों ने सब में से, अब जहां पे भी जो भी नंबर एंटर किया है उसके बाद का फॉरवर्डली प्रिंट हो गया। काम दोनों से हो रहे हैं, जो दिल करे, जो आसानी लगे तुम लोगों को, अच्छा सर, जो अगर सिंटेक्स इसमें ज्यादा समझ में आता है। ब्रेक हटा दे उस वजह से फिर वो 6 दफा लिखना पड़ेगा हाँ, ना। ये ब्रेक अगर हटा देने की वजह से, ब्रेक के साथ यूज कर रहे हैं तो फिर तो वो डायरेक्ट इफ से भी वही काम है और यहाँ से भी वही हाँ इफ काम से भी है। वही काम है और इससे भी वही काम है। ब्रेक ओके हटा सर। दोगे तो बस वो कंटिन्यूसली तमाम प्रिंट कर देगा उसके ऑनवर्ड, जो भी केस चल रहा है उससे ऑनवर्ड, ठीक है। तो ये केस स्टेटमेंट हो गई, स्विच केस स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो VAX जाने दो, ये तो बेकार है।
ठीक है जी, तो यहाँ पर खत्म होता है यार इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट्स। ये जो दो एग्जांपल दी हुए हैं ये तो एक फजूल है। लेट्स से ए एंटर किया है तो ए से ए एज अ एशर या बी एज अ ब्रेन, ए फॉर एप्पल वगैरह वाली बातें यहाँ पर वो की जा रही हैं। ठीक है, तो ये फजूल बातें हैं। ठीक है, तो ये इतना लंबा कौन करेगा, जाने दे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये तुम लोगों को समझ में आ जाएगा देख के ही। जी सर, दो बता दफा ये केस लिखने का, अच्छा है चलो ये बता देता हूँ। दो दफा केस लिखने का मतलब चाहे स्मॉल ए हो या कैपिटल ए हो, दोनों में ना ये लाइन चलेगी। अगर स्मॉल ए के आगे मैं ब्रेक लिख देता ना तो बाहर आ जाता। ठीक है, तो वो जो वाली बात थी ना ब्रेक लिखने की या ना लिखने वाली बात, तो ये एक एग्जांपल में भी पूरी हो रही है। इस एग्जांपल के अंदर मैंने क्या किया, स्मॉल ए और कैपिटल ए इन दोनों केसेस के ऊपर ना प्रिंट एफ चलेगा। ठीक है, लेट से बंदे ने स्मॉल ए एंटर किया था तो इस लाइन में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है क्या चलाना है, तो नहीं कुछ लिखा हुआ, ना ब्रेक लिखा हुआ है तो बाहर भी नहीं आ रहा। वो क्या करेगा, फिर आगे रन करना शुरू हो जाएगा। आगे रन करना शुरू हुआ तो उसको क्या दिख गया, प्रिंट एफ। ठीक है, और प्रिंट एफ के बाद क्या दिखा उसे, ब्रेक। लेट से अगर कैपिटल ए एंटर किया तो वो डायरेक्टली इसके ऊपर आ रहा है, उसको फिर उसने डायरेक्टली प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो चाहे दो जो भी हो, स्मॉल हो या कैपिटल हो, ब्रेक ना लिखने की वजह से वो प्रिंट वही करवा रहे हैं जो होना चाहिए प्रिंट। ठीक है, तो ये बस एक फजूल सी एग्जांपल है। तो ये सारी चीजें तो डिस्कस हो गई थी। ये आ गया तुम लोगों का एक और असाइनमेंट, बहुत खुशी होगी तुम लोगों को ये देख के। ठीक है, ये दो सवाल अटेम्प्ट करने हैं तुम लोगों ने, इसका मैं अपलोड करवा दूंगा एलएमएस के ऊपर। सही है, अच्छा जी, इसके अलावा जो है ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सर आवाज कट गई आपकी। यार यहाँ पर तो बिल्कुल आवाज कटने की बनता है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट 3 है तुम लोगों का जो मैं अपलोड करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये असाइनमेंट जो है वो किससे रिलेटेड है, स्विच या फिर इफ एल्स से रिलेटेड। और वही एग्जांपल है, अपर केस है या स्मॉलर केस है ये डिटेक्ट करना है। इसके अंदर ध्यान रखना तुम लोग जब कोड बना रहे हो तो अपर और लोअर केसेस जो होते हैं वो कैरेक्टर के होते हैं, बाकी के अलावा कैरेक्टर्स जो है उसके ऊपर इनवैलिड इनपुट वगैरह कुछ प्रिंट होना चाहिए। तो ये होता हाँ है सर, वो तमीज का। डिफॉल्ट लिख के कर देंगे ना। ठीक है, तमीज का होता है ये कोडिंग जो है। इसी तरीके से दूसरा वाला क्या बता रहा है, अल्फाबेट जो है वो वोवेल है या कुछ और है, वोवेल नहीं है। और अपर केस है या नहीं है अपर केस, वो भी चेक हो जाए, एक ही के अंदर दोनों चेक हो, अपर केस है या नहीं और वोवेल था कि नहीं ये भी चेक हो। ठीक है, इफ एल्स से बोथ एग्जांपल यूजिंग इफ एल्स एंड स्विच, यानी कि दोनों से करना है भाई, स्विच से भी करना है और इफ एल्स से भी करना है, सेम काम। ठीक है, बस यार यही है। और ये कुछ बुक की एग्जांपल्स हैं, ये ट्राई कर लेना अगर करने का दिल करे तो। टास्क क्या, टास्क मैंने बता दिए, दोनों डिस्कस भी कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर यार एंड करते हैं लेक्चर सर नंबर। ये जो रीजन लिखा हुआ है बट गिव रीजन व्हाई वाला लास्ट गिव में। रीजन वाई, ये कौन लिखता है, ये भाग यहाँ से, क्या है कहाँ है, और पहले ये ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है गिव रीजन वाई, सही है ना, इसको ओके इग्नोर कर सर। देना, मैं सर, चेक भी नहीं करूंगा ये ये चीजें आगे भी फजूल। सर कंप्यूटर पे ओके सर। कोड खुद ही लिख के सबमिट कर सकते हैं ना, स्क्रीनशॉट लेके। हैंड राइटिंग में बहुत टाइम लगता है सर। यार दो बंदे एक साथ बोलने लग गए, क्या 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 कह रहे हो, डेफ सी पे लिखना है। हाँ डेफ पे कर लो यार, कोई इशू नहीं मेरे लिए तो भाई, डेफ पे करो, प्रिंट जो कोड है ना उसको कॉपी करो, पेस्ट करो। ठीक है, और वर्ड फाइल में उसका पीडीएफ बनाओ, सबमिट करवा दो, कोई इशू नहीं। और जो रिजल्ट है उसका एक स्नैपशॉट लगा देना। ठीक है, सर वो कोड और उसका एक साथ ही स्नैपशॉट लगा देंगे, कोई टेंशन नहीं। यार कोड का अगर तुम लोग उसमें लगा रहे हो ना, डेफ सी का स्नैप ले लेते हो स्नैपिंग टूल वगैरह से, तो वो पूरा नहीं आता अक्सर, मतलब फिर तुम मल्टीपल स्नैप लगाओगे अगर बहुत लंबा कोड है तो। ठीक है, तो उससे ज्यादा बेहतर है कोड को ना सिलेक्ट ऑल करो, कॉपी करो, वर्ड पे पेस्ट कर दो। ठीक है, और सिर्फ रिजल्ट का स्नैप लगा दो। सही है, ठीक है सर। चलो ओके। यहाँ पर एंड करते हैं हम लोग, स्टॉप रिकॉर्डिंग। सर